गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सामाजिक विज्ञान में अभी तक हमने शैद वंश, लोदी वंश और सल्तनतकालीन प्रशासन के बारे में पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि अंतिम जो लोदी शासक था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी, उसको हरा करके और बाबर ने भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की है वो नींव रखी थी। तो आज हम मुगल कालीन भारत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था सल्तनतकालीन भारत, जिसके अंदर जो मुस्लिम शासकों द्वारा शुरुआत के अंदर भारत में जो शासन किया गया उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो अब हम सल्तनतकालीन जो भारत था, यानी जो सल्तनतकालीन जो शासन था वो अब समाप्त हो चुका है। अब उसके बाद में एक नए वंश, एक नए साम्राज्य का उदय होता है भारत में, और वो होता है मुगल साम्राज्य। अब इसका संस्थापक कौन होता है, इसमें कितने शासक होते हैं और वो कितने वर्षों तक भारत में है वो शासन करते हैं, इसके बारे में है वो आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मुगल कालीन भारत के अंदर मुगल जो साम्राज्य है, मुगल जो वंश है, इसकी नींव किसने रखी थी, इसकी स्थापना किसने की थी, उसके बारे में पढ़ते। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि अंतिम लोदी शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत के मैदान में 1526 के अंदर इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। पानीपत के मैदान में, जिसे पानीपत के युद्ध के नाम से जाना जाता है इतिहास के अंदर, 1526 के अंदर इन दोनों के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। और इस युद्ध के अंदर पहली बार बाबर तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग करता है और इस प्रकार इब्राहिम लोदी को हरा देता है और भारत में जो सल्तनतकालीन शासन था वो समाप्त हो जाता है। और इस प्रकार बाबर भारत में मुगल वंश की है वो नींव डालता है। तो समझ गए होंगे कि पानीपत के मैदान, जो पानीपत का जो युद्ध था, उस युद्ध के बाद में भारत में मुगल साम्राज्य की है वो नींव रखी गई। और नींव किसने रखी थी, बाबर ने रखी थी। तो बाबर कौन है, बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना उज्बेकिस्तान में। ठीक है ना, कब हुआ था, 14 फरवरी 1483 में फरगना के अंदर बाबर का जन्म हुआ था। ये भारत के अंदर मुगल वंश का संस्थापक था। इसका जो मूल नाम था, पूरा नाम था, प्रारंभिक नाम था, वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना। भारत के अंदर इसको है वो, इससे पहले इसने आक्रमण किए, यहाँ 1526 है, इसने 1519 से लेकर के 1526 तक 3-4 बार इसने आक्रमण किया, लेकिन इसे क्या हुआ, इसे सफलता हासिल नहीं हुई। लेकिन 1526 के अंदर जब इसने आक्रमण किया और पानीपत का जो युद्ध था, पानीपत के मैदान के अंदर इन दोनों की सेनाओं का भीषण युद्ध होता है, जिसके अंदर इब्राहिम लोदी की सेना लगभग 3 लाख के करीब होती है। ठीक है ना, 3 लाख या 3 लाख से अधिक ऐसी संख्या बताई जा रही है। और जो बाबर की सेना थी वो बिल्कुल ही कम थी। लेकिन हुआ क्या कि बाबर ने यहाँ पे तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। अब मैं आपको बताऊं कि ये तुलुगमा युद्ध पद्धति क्या थी, कि इसके अंदर क्या होता था कि बाबर ने ये उज्बेकों से सीखी थी कि इसके अंदर शुरुआत के अंदर मान लो ये बाबर की सेना है, ठीक है ना, तो इसमें क्या करता था, वो शुरुआत के अंदर ये शत्रु सेनाएं, मान लो ये है लोदी, इब्राहिम लोदी, ये है बाबर। तो इब्राहिम लोदी ने क्या किया, इसके पीछे जितनी भी इसकी जो सेना थी, 3 लाख की सेना, उन सबको है वो यहाँ पे रख दिया। बाबर ने क्या किया कि इसकी जितनी भी सीमा जो सेना थी, उस सेना का कुछ भाग है वो तो अपने साथ में पीछे रखा। ठीक है ना, बाकी जो सेना थी, सेना मान लो इसके पास में 2 लाख सेनाएं, तो इसने क्या किया कि 75,000 की सेना को इसने अपने पीछे रख दिया और बाकी वाली जो सेना थी उसको एक भाग छुपा के रखा, एक भाग दाएं भाग में, एक बाएं में। ठीक है ना, तो इसको एक छुपा के रखा यहाँ पे। ठीक है, अब लोदी ने क्या समझा कि इसके पास, मेरे पास तो है 3 लाख की सेना और इस जो बाबर है इसके पास में कितनी है, केवल 75,000 की सेना है। ठीक है ना, तो बस ये निश्चिंत हो गया कि हमारी जीत यहाँ पे पक्की है। 75,000 की सेना 3 लाख की सेना के सामने भला क्या टिकेगी।
लेकिन बाबर ने क्या किया कि अपनी जो बाकी वाली सेना थी उसको एक भाग दाएं और एक बाएं दोनों को छिपा के रखा, ठीक है ना। जैसे इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, ठीक है ना, दोनों के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है, और युद्ध होता है तो जैसे जैसे ये बेफिक्र होकर के लड़ते हैं, ठीक है ना, और जब हाँ की स्थिति अब पूरी तरीके से नियंत्रण में आ गई, तब वे क्या करते, बाबर समझ तक हाँ अब यहाँ पे थोड़े हार निश्चित है, या फिर हम हारने का डर है, या फिर शत्रु सेना बेखौफ होकर के लड़ रही, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या करते, वे दोनों ओर से जो छिपी हुई सेना होती है उनको संकेत करते हैं, और वे सेना दोनों ओर से उन पर टूट पड़ती है, तो वे आराम से लड़ते हैं। 3 लाख की सेना है, आराम से लड़ेंगे। तभी ये सेना जो काफी संख्या में होती है ये इन पर टूट पड़ती है और अचानक हमला कर देती है, और अचानक हमला करने से ये जो आराम से लड़ते हैं ना, इनको संभलने का मौका नहीं मिलता है, और फिर वे उनकी हार है वो निश्चित हो जाती है, ठीक है ना। तो ये होता है तुलुगमा युद्ध पद्धति। तो ये पहली बार इसने इब्राहिम लोदी के साथ में युद्ध होता है पानीपत के मैदान में, उसके साथ में इसने पहली बार इस युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। तो आप समझ गए होंगे कि तुलुगमा युद्ध पद्धति क्या होती है, कि इसके अंदर जो कुछ सेना होती है वो जो शत्रु पक्ष होता है उसके सामने रखी जाती है कि हमारे पास इतनी सेना है, कुछ जो सेना होती है बाकी वाली सेना उसको दाएं पक्ष और बाएं पक्ष दोनों में छुपा के रखा जाता है, और जब लगे कि अब स्थिति है वो नियंत्रण में है या नियंत्रण से बाहर है, तब उन सेना को संकेत दे करके वो अचानक आक्रमण किया जाता है, तो उसको बोलते हैं तुलुगमा युद्ध पद्धति। तो इस बाबर ने पहली बार पानीपत के मैदान में, पानीपत के युद्ध में इस तुलुगमा युद्ध पद्धति को है वो अपनाया था, जिसके कारण इब्राहिम लोदी है वो हार गया। उसके बाद में 3 लाख की सेना थी, इसके पास में कम सेना थी, लेकिन वो हार गया, और हारने के बाद भारत के अंदर इस बाबर ने है वो मुगल साम्राज्य की है वो नींव रखी। और जब ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो इसने किसकी उपाधि धारण की, बादशाह। बादशाह किसे कहते हैं, राजाओं का राजा। बादशाह किसे कहते हैं, राजाओं का राजा। तो जब ये गद्दी पर बैठा, दिल्ली के शासन पर बैठा, तो इसने कौन सी उपाधि धारण की, बादशाह की उपाधि धारण की। इसके बाद में हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि ये एक तुर्क मुसलमान था। क्या था, तुर्क जाति से था, तुर्क मुसलमान था। और हमने पढ़ा था तैमूर लंग के बारे में, 1398 में भारत पर इसने आक्रमण किया था, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो तैमूर लंग और जो चंगेज खां था मंगोलिया का शासक, उसका इससे वंशज है वो बताया जाता है कि ये जो बाबर है वो तैमूर और चंगेज खां का क्या था, वंशज था, यानी उन्हीं वंश से ये रिलेटिव था, संबंधित था। उसके बाद में हमें जानकारी मिलती है कि इसकी जो माता जी थी, जो बाबर की माँ थी वो चंगेज खां के वंशज थी, यानी जो बाबर की माँ है वो चंगेज खां मंगोलिया का शासक था, उनके वंश से यह वो जुड़ी हुई थी, ठीक है। उसके बाद में बादशाह की उपाधि धारण करने वाला ये प्रथम तैमूर वंशीय शासक था। कौन, बाबर। ये पहला ऐसा तैमूर वंशीय शासक था। तैमूर, क्योंकि ये भी तैमूर वंश से संबंधित था, तो ये तैमूर वंशीय पहला ऐसा शासक था जिसने राजाओं का राजा यानी बादशाह की उपाधि है वो इसने धारण की थी। तो ये तो हमने प्रारंभिक इसके बारे में पढ़ा कि इसका जन्म कहाँ हुआ, इसका मूल नाम क्या था, इसने किससे युद्ध करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी, कौन सी उपाधि धारण की, इससे संबंधित, ये किस वंश से संबंधित था, ठीक है ना। तो ये पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि जब इसने भारत में अपनी जो मुगल साम्राज्य था उसकी नींव तो रख दी, अब भारत में इसने कहाँ कहाँ और किन किन राजाओं से इसने वो युद्ध किया। तो सबसे पहला जो प्रमुख युद्ध, जो इसका प्रमुख युद्ध था वो तो जो पानीपत का युद्ध है वो था 1526 में। उसके बाद में जो मुख्य युद्ध आता है वो था खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध के बाद में इस मुगल वंश की नींव हमेशा हमेशा के लिए भारत के अंदर है वो जम जाती है। खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ, कब हुआ, आइए पढ़ दें। 17 मार्च 1527 ईस्वी में 17 मार्च 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध होता है। अब होता क्या, मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि जैसे ही बाबर दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो भारत के अंदर ऐसा कोई शासक नहीं था दूसरा
जो बाबर की सत्ता को, बाबर की शक्ति को चुनौती दे, क्योंकि उसने इब्राहिम जो लोदी था उसकी इतनी बड़ी विशाल सेना को पराजित कर दिया था। तो और उसके पास में जो बाबर था, इसके पास में तोपखाना भी था, पहली बार इसने तोपखाने का भी प्रयोग किया, तोपखाना था। तो इस प्रकार कोई भी दूसरा ऐसा भारत के अंदर शासक नहीं था जो इस बाबर की शक्ति को चुनौती दे सके। केवल एक ही व्यक्ति था और वो था राणा सांगा, मेवाड़ का सिसोदिया वंश से संबंधित थे महाराणा सांगा। ठीक है ना, राणा जो बापा रावल थे उनके वंश से थे ये सिसोदिया वंशी, और मेवाड़ के शासक राणा सांगा। तो ये राजपूताना जो राजस्थान हमारा है, इस राजस्थान की मेवाड़, वर्तमान में जिन्हें उदयपुर के नाम से भी जाना जाता है, वहां के शासक थे राणा सांगा। तो इन्होंने क्या किया कि ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो बाबर है उनकी शक्ति को है वो चुनौती दे सकते थे। ठीक है ना, और बाबर को भी लगता था कि राणा सांगा केवल एक व्यक्ति भारत के अंदर, यदि मैं इनको हरा दूं तो मेरी हमेशा हमेशा के लिए जो मुगल वंश है इसकी जड़ें हमेशा हमेशा के लिए भारत के अंदर है वो जम जाएगी। तो इस प्रकार हुआ यूं कि राणा सांगा और इधर बाबर, ठीक है, दोनों के एक दूसरे के विरुद्ध में सैनिक अभियान करते रहे। एक दूसरे की जो सीमाएं थी उनको एक बार जीतते एक बार हारते, इस प्रकार होता रहा, छोटी मोटी घटनाएं इनके बीच में होती रही। लेकिन अंत में क्या किया कि राणा सांगा ने जितने भी राजपूती राजा थे उन सबको अपने नीचे, अपने एक छत्र में ले आए। ठीक है ना, अपने पक्ष में कर दिया और उनसे कहा कि जो ये मुगल जो बाहर से आए हैं इनको हमारे देश से भगाना है। ठीक है ना, तो सभी जो राजपूती राजा थे वो राणा सांगा के पक्ष में हो गए और पक्ष में हुए। और उनके बाद में इधर बाबर 1527 में दोनों के बीच में युद्ध होता है। तो दोनों अपने अपने, ये दिल्ली से रवाना होता है, ये वहां से मेवाड़ से महाराणा सांगा जो है वो वहां से रवाना होते हैं। दोनों की पहले सेनाओं का भिड़ंत होती है बयाना के अंदर। कहाँ पे होती है? बयाना के अंदर। वहां पे दोनों की सेनाओं के बीच में भिड़ंत होती है, तो उसके अंदर राणा सांगा की जीत होती है। ठीक है, फिर दोनों आगे जाकर के 1527 मार्च 1527 के अंदर दोनों, इधर बाबर स्वयं सेना के साथ में और इधर महाराणा सांगा अपने राजपूती राजाओं और सैनिकों के साथ में आकर के है वो डट जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में वहां पे घमासान युद्ध होता है और बाबर ने इसके अंदर भी क्या किया, इस खानवा के युद्ध में इसी तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया और तोपखाने का है वो प्रयोग किया था। ठीक है, तो शुरुआत के अंदर तो राणा सांगा ने इस प्रकार से युद्ध लड़ा, राजपूती सेनाओं ने इस प्रकार युद्ध लड़ा कि बाबर के छक्के छुड़वा दिए। वहां से है वो सेना भागने लगी बाबर की। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाबर ने इसके साथ में कुछ राजपूती राजा थे उनको है वो अपने पक्ष में कर लिया था। तो वह क्या हुआ कि उनकी जो सेना थी राजपूती राजाओं की, वह है वो बाबर के साथ में चली गई। तो इससे बाबर को काफी फायदा हुआ और अंत के अंदर राणा सांगा जब युद्ध कर रहे थे तो युद्ध के अंदर इनको एक बाण लगने से चोट लग जाती है और इनको है वो युद्ध स्थान से कहीं दूर सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है और बाद में युद्ध का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं बचता है। और ऐसी स्थिति के अंदर बाबर है वो इस युद्ध के अंदर विजय हो जाता है, जीत जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार बाद में इस खानवा युद्ध के बाद में हमेशा हमेशा के लिए भारत के अंदर जो मुगल वंश है इसकी नींव, इसकी जो जड़ें हैं वो मजबूत हो जाती है। तो मैंने इस खानवा युद्ध के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये मार्च 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। इसके अंदर बाबर की क्या हुई थी? जीत हुई थी। इसमें बाबर ने तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया और जिहाद का नारा दिया। जिहाद क्या है? जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। इसने क्या कहा? इसने कहा कि जो ये खानवा युद्ध हो रहा है ये कैसा है? एक धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध से तात्पर्य है कि हम अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। यदि भारत के अंदर हम ये ये जो युद्ध है वो यदि जीत जाते हैं तो हम अपने धर्म की स्थापना यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार इसने उकसाया, अपने सैनिकों को उकसाया और जिहाद का नारा दिया। उसके बाद में जैसे ही इसने खानवा का युद्ध जीता तो इसने जीतने के बाद में बाबर ने किसकी उपाधि धारण की? गाजी की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? गाजी की उपाधि है वो धारण की थी। हाँ, तो खानवा के युद्ध के बाद में इसने क्या किया? जीतने के बाद में गाजी, गाजी का मतलब होता दानी, दानी प्रवृत्ति का व्यक्ति, अपने आप को महान बताया और इसने गाजी की उपाधि है वो धारण की। तो खानवा के युद्ध के बाद में हम बात करते हैं, इसके बाद में जो ये आगे का जो युद्ध लड़ता है वो होता है चंदेरी का युद्ध। तो हुआ क्यों कि राणा सांगा
कि हार जाने के बाद में राणा सांगा जब मूर्छित हो गए, घायल हो गए और उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, तो वहां पे कुछ समय के बाद में उनकी है वो मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। तो बाद में जो अन्य जो राजपूती राजा थे वो अब किसके नेतृत्व में लड़े, इनके लिए कोई उनके पास में कोई पक्ष नहीं था, ठीक है ना। तो लेकिन एक व्यक्ति था और वो था चंदेरी का शासक मेदिनी राय। कौन था? चंदेरी का शासक मेदिनी राय। तो बाबर को ये पता था कि अन्य जो राजपूती राजा है वो इस मेदिनी राय के पास में जरूर जाएंगे, ठीक है ना, और गए भी, और मेदिनी राय के नेतृत्व में ये बाबर से युद्ध करना चाहते थे। तो सभी राजपूती राजा अन्य जो थे वो इनके पक्ष में हो गए और मेदिनी राय अपने नेतृत्व में इन राजपूती राजाओं और सेनाओं को साथ में लेकर है वो बाबर के साथ में युद्ध लड़ना चाहता था। और इस प्रकार बाबर को भी पता चला और इन दोनों के बीच में 1528 के अंदर चंदेरी का युद्ध है वो होता है, चंदेरी नामक स्थान पर। 1528 में बाबर और चंदेरी के शासक मेदिनी राय के बीच में युद्ध होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश इसमें भी है वो बाबर है वो जीत जाता है और मेदिनी राय है वो हार जाता है। और इस प्रकार थोड़ी बहुत जो शक्ति बची थी वो भी है वो हमेशा हमेशा के लिए है वो समाप्त हो गई। इस चंदेरी के युद्ध के बाद में अंत में बाबर लड़ता है घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध। यानी इधर बाबर को अफगानों से डर नहीं था, उनको डर था राजपूतों से, ठीक है ना। तो राजपूतों की शक्ति को तो उन्होंने यहाँ पे कुचल दिया, लेकिन अफगान भी बीच बीच में अपना सर है वो ऊंचा कर रहे थे, ठीक है ना। तो इनके बीच में भी युद्ध होता है घाघरा का युद्ध 1529 के अंदर, क्योंकि इब्राहिम लोदी जो एक अफगान शासक था, ठीक है ना, तो उनके जो वंशज थे या फिर उनके जो वंश से संबंधित जो शासक थे वो क्या करना चाहते थे, वो बाबर को हरा करके वापस अपनी शक्ति और सत्ता को है वो दिल्ली सल्तनत पर अधिकार प्राप्त करना चाहते थे। और इसलिए उन्होंने बाबर से वो जगह जगह या हर जगह पर उनसे किसी न किसी प्रकार से वो बदला लेना चाहते थे। और इस प्रकार इनके बीच में युद्ध होता है जिसको बोलते हैं घाघरा का युद्ध। ये होता है 1529 के अंदर बाबर और अफगानों के बीच में। और इसमें जो अफगान होते हैं उनका जो नेतृत्व करता है वो होता है महमूद लोदी, महमूद लोदी। इसके नेतृत्व में अफगान बाबर से युद्ध करते हैं, लेकिन बाबर इस युद्ध के अंदर भी क्या होता है? विजय हो जाता है। यानी इस प्रकार 3 युद्धों के अंदर बाबर है वो जीत जाता है। खानवा का युद्ध भी जीतता है, चंदेरी का युद्ध भी जीतता है और घाघरा का युद्ध भी बाबर जीत जाता है। और इस प्रकार अफगान की जो शक्ति थी, जो सत्ता थी, उनको हमेशा हमेशा के लिए कुचल दिया जाता है। और बाद में भारत के अंदर इस मुगल वंश के सामने ऐसा कोई शासक नहीं था जो टिक सके, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो इनको चुनौती दे सके। बाद में हुए, उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो घाघरा के युद्ध में बाद में क्या होता है कि 26 दिसंबर 1530-29 के अंदर ये घाघरा का युद्ध हुआ और 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की आगरा के अंदर क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। आगरा में मृत्यु हो जाती है। और इससे पहले इसको आगरा में दफनाया जाता है और इसके बाद में इसको काबुल में, यानी पहले तो इसको आगरा में दफना दिया जाता है, लेकिन इसकी इच्छा थी कि इसको कहाँ दफनाया जाए? काबुल के अंदर। इसका जो प्रारंभिक जो देश था, यहाँ पे जहाँ इसने जन्म लिया था, जहाँ पे इसने शासन किया था, इसके भाई बंधु रिश्तेदार रहते थे, काबुल के अंदर, इसको है वो वहाँ दफनाया जाए। तो हुमायूं ने बाद में इसको काबुल में दफनाया, लेकिन इससे पहले कहाँ दफनाया? आगरा के अंदर। उसके बाद में बाबर क्या करता था? बाबर एक लेखक भी था, अच्छा विद्वान भी था। इसने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था बाबरनामा, या फिर इसको बोलते हैं तुजुक बाबरी, ठीक है ना। कहीं की बाबरनामा आता है, तुजुक बाबरी, दोनों नाम है इसके, बाबरनामा या तुजुक बाबरी। इसकी रचना किसने की थी? किसने लिखा था? बाबर द्वारा लिखित पुस्तक। ये पुस्तक है और इसको लिखा था किसने? स्वयं बाबर ने। ये इसके डेली दिनचर्या की जो पुस्तक होती है वो थी। ये किस भाषा में लिखी गई थी? कई बार सवाल पूछते हैं कि बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। उसके बाद में इसको फारसी में, बाबरनामा है, इसको फारसी में किसने अनुवाद किया था? ट्रांसलेट किया था। तो इसको फारसी के अंदर अब्दुल रहीम खान खाना ने इसको है वो फारसी में अनुवाद किया था। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बाबरनामा या तुजुक बाबरी किसने लिखी थी, किस भाषा में लिखी थी, इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था, ठीक है। तो बाबरनामा बाबर ने लिखी थी तुर्की भाषा में और फारसी के अंदर अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने वो किया था, ठीक है। तो ये तो हमने किसके बारे में पढ़ा? बाबर के बारे में। तो मैं आपको एक ट्रिक और बता दूं, जैसा कि आपको ये युद्ध याद ना रहे, बाई चांस आपको ये युद्ध याद ना रहे कि
26 के अंदर ये भारत में आया, ठीक है ना। 27 के अंदर कौन सा युद्ध लड़ा, 28 में कौन सा लड़ा, 29 में कौन सा लड़ा, और 30 के अंदर कौन सा क्या हुआ उसके साथ में। तो मैं आपको एक छोटे से ट्रिक है, जैसे बाबर क्या हुआ, बाबर के बारे में है कि बाबर 26 में आया, 26 में आया, 27 में खाना खाया, 28 में चंदा दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक है आपको याद करने के लिए कि 26 में आया यानी 1526 में भारत में प्रवेश किया, ठीक है ना। 27 में खाना खाया, खाना का मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है खानवा का युद्ध, ठीक है ना। 27 में 1527 में क्या हुआ, खानवा का युद्ध होता है इनके बीच में, ठीक है ना, बाबर और राणा सांगा के बीच में। 28 में चंदा दिया, चंदा देने का मतलब है चंदेरी का युद्ध, ठीक है ना, चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में 1528 में, ठीक है। 29 में घर गया, घर का मतलब होता है घाघरा का युद्ध, ठीक है ना। तो 1529 के अंदर क्या हुआ, घाघरा का युद्ध होता है, किसके बीच में, बाबर और अफगानों के बीच में। और 30 में मर गया, यानी 26, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि 26 दिसंबर 1530 के अंदर बाबर की है वो मृत्यु हो जाती है। तो इसके जो क्रम वाइज इसको याद रखना का एक छोटा सा ट्रिक है वो आप है वो याद रखना। अब बाबर के बाद में भारत के अंदर अगला जो मुगल सम्राट बनता है वो होता है हुमायूं। हुमायूं कौन था, हुमायूं बाबर का पुत्र था, ठीक है ना। तो ऐसा भी कहा जाता है कि बाबर जो हुमायूं था वो बहुत बीमार रहता था, तो बाबर ने क्या किया कि हुमायूं के स्वास्थ्य की कामना की, यानी कि ये बाबर ने ये प्रार्थना की अल्लाह से कि यदि हुमायूं ठीक हो जाए और हुमायूं को जो बीमारी है वो मुझे हो जाए, ठीक है ना। ऐसा इसने प्रार्थना की और इस प्रार्थना से ये 1530 के अंदर जल्दी ही मर गया था, ऐसा कहा जाता है। तो बाबर के बाद में इसका पुत्र हुमायूं भारत के अंदर राजा बना, मुगल सम्राट बना। इसका जो मूल नाम था वो नासिरुद्दीन हुमायूं था, ठीक है। बाबर के बाद में अगला सम्राट बना ये भारत के अंदर। उसके बाद में हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं, देखिए भारत के अंदर इसकी क्या स्थिति रही। ये जब शासक बना तो इसने सबसे पहले दीन पना नामक एक शहर की स्थापना की, एक नया शहर बसाया और उस शहर का नाम क्या रखा, दीन पनाह। इसके बाद में ये युद्ध होता है, किसके साथ में युद्ध होता है, इस युद्ध का नाम था चौसा का युद्ध। किसका युद्ध, चौसा का युद्ध। ये होता है हुमायूं और शेर खां के बीच में, किसके बीच में, हुमायूं और शेर खां के बीच में। शेर खां का दूसरा नाम था शेरशाह सूरी, ठीक है ना, शेरशाह सूरी, ठीक है, सूरी वंश से संबंधित था। तो हुमायूं व शेर खां के बीच में है वो युद्ध होता है। तो इसके अंदर कौन जीतता है, इसके अंदर शेर खां है वो जीत जाता है और मुगल शासक हुमायूं को है वो हरा देता है, ठीक है। तो जब शेर खां जीतता है तो वो शेरशाह की उपाधि धारण करता है। इस चौसा युद्ध के बाद में हुमायूं और शेर खां के बीच में होता है। शेर खां इस युद्ध के अंदर हुमायूं को हरा देता है और शेर खां जीतने के बाद में एक उपाधि धारण करता है और वो उपाधि कौन सी है, शेरशाह की उपाधि, ठीक है। चौसा युद्ध हो गया। चौसा युद्ध के बाद में होता है वापस बिलग्राम, या जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। ये कब होता है, ये होता है 1540 ईस्वी में। कब होता है, 1540 ईस्वी में। और ये युद्ध भी किसके बीच में होता है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। और इसके अंदर भी कौन जीतता है, शेरशाह जीत जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर शेरशाह जीत जाता है और हुमायूं हार जाता है। तो हुमायूं क्या करता है, यहां से भाग जाता है। क्या करता है, यहां से अपनी जान बचा करके वो भाग जाता है और भाग करके वो भटकल के पास में वहाँ दूसरे स्थान पर चला जाता है। और वहाँ पे एक शेख अली अख्तर, इनके जो धर्मगुरु होते थे, उनकी लड़की थी जिनका नाम था हमीदा बानो बेगम। उससे है वो क्या कर देता है, शादी कर देता है। क्या करता है, विवाह है वो उनके साथ में रचा देता है, ठीक है। यहाँ से वो भाग जाता है इस बिलग्राम के युद्ध के बाद में। फिर वो वापस हिंदुस्तान पर अपना कब्जा जमाने के लिए, वापस हिंदुस्तान के अंदर अपनी सत्ता को हासिल करने के लिए वो वापस प्रयास करता है। और इस प्रयास की कड़ी के अंदर सबसे पहले वो कंधार को जीतता है और उसके बाद में काबुल को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले आता है, ठीक है। आगे मैंने लिखा है कि भारत को पुनः जीतने के उद्देश्य से वो 1555 के अंदर लाहौर पर भी कब्जा है वो कर लेता है, ठीक है ना। पहले कंधार को जीता, फिर काबुल को, फिर वापस भारत में अपने जो सत्ता थी उसको हासिल करने के लिए वो 1555 के अंदर लाहौर पर भी अधिकार है वो कर लेता है। इसके बाद में क्या होता है, मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है किसके बीच में,
ये हुमायूं और अफगान सेना के बीच में, और इस बार हुमायूं है वो जीत जाता है और अफगान सेना को हरा देता है। और इस प्रकार जो हुमायूं है वो भारत के अंदर और वापस अपनी है वो सत्ता, अपनी जो राजगद्दी है उसको वापस है वो प्राप्त कर लेता है। और इस प्रकार जुलाई 1555 के अंदर पुनः ये दिल्ली पर है वो अधिकार कर लेता है। ठीक है, अभी क्या होता है आगे कि 24 जनवरी 1556 को सीढ़ियों से गिर करके इसकी मौत हो जाती है। तो इसने जिस दीनपना शहर की स्थापना की थी, इसी के अंदर एक पुस्तकालय था और उस पुस्तकालय की सीढ़ियों से ये नीचे उतर रहा था, तो उस नीचे उतरने के कारण ये वहां से फिसल गया और नीचे गिर गया, और गिरने से इसकी क्या होगी, मौत होगी। ठीक है, तो इस आगे लिखा है कि ये अफीम का नशा करता था, अफीम का नशा करता, ये इसको एक नशा था। और दूसरा, ये ज्योतिष में विश्वास करता था, ज्योतिष को बहुत मानता था, और ऐसा मानता था कि इसके बारे में कहा जाता है कि ये सप्ताह के 7 दिनों अलग अलग ड्रेस पहनता था, अलग अलग कलर की अलग अलग है वो ड्रेस पहनता था। ठीक है, और इसके बारे में एक बात और ये प्रचलित है, ये कहा जाता है कि हुमायूं है वो लड़खड़ाते हुए जन्मा और लड़खड़ाते हुए ही मरा, यानी इसका जो शासन काल रहा है वो इतना टिकाऊ नहीं रहा है, क्योंकि इसको शेरशाह सूरी से युद्ध करना पड़ा। युद्ध से वो शुरुआत के अंदर जब वो यहाँ का शासक बनता है, दिल्ली का शासक बनता है, तो शेरशाह सूरी इससे वो युद्ध करता है और युद्ध के अंदर वो भाग जाता है। ठीक है ना, तो 2 युद्धों के अंदर वो हार का सामना करता है, वहां से भाग जाता है, भागते हुए भटकल के पास चला जाता है, वहां पे वो शादी करता है, वापस वो युद्ध करता है। ठीक है ना, वापस दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है, लेकिन थोड़े समय बाद में वो गिर करके मौत हो जाती है उसकी। तो इसके बारे में कहा गया है कि ये लड़खड़ाता हुआ जन्मा और लड़खड़ाता हुआ ही मर गया। ठीक है ना, तो हमने मुगल कालीन भारत के अंदर सबसे पहले इसके संस्थापक बाबर के बारे में पढ़ा, बाबर के बाद में इसका जो पुत्र था हुमायूं, इसके बारे में पढ़ा, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे हुमायूं का पुत्र था अकबर। अब अकबर के बारे में तो आप सब भी जानते हैं, अकबर का शासनकाल भारत के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और लंबा भी रहा है, और अकबर को भारत के अंदर अकबर महान के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन महानता कहाँ छुपी है ये हम पढ़ेंगे। अकबर और महाराणा प्रताप की तुलना करने के बाद में आप स्वयं जान जाएंगे कि महान है वो कौन था। ठीक है ना, लेकिन इससे पहले इसके बीच में एक नए वंश का उदय होता है। इस मुगल वंश के बीच में एक नए वंश का उदय होता है और वो होता है सूरी वंश। कौन सा वंश? सूरी वंश। इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके बाद में हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे कि मुगल वंश के बीच में एक अल्पकाल के लिए, एक थोड़े समय के लिए एक नए वंश का उदय हुआ और वो था सूरी वंश। एक नए साम्राज्य के उदय था और वो था सूर्य साम्राज्य। तो कई बार ये सवाल पूछते हैं, कई बार ये सवाल पूछते हैं कि मुगल साम्राज्य के बीच में एक अल्पकाल के लिए किस साम्राज्य का उदय हुआ था या किस वंश का उदय हुआ था, तो वो था सूर्य साम्राज्य या सूर्य वंश। तो सबसे पहले हम इस सूर्य वंश के बारे में जानते हैं कि सूर्य वंश की स्थापना किसने की थी, कौन था इसका संस्थापक? तो इसका संस्थापक था शेरशाह सूरी। ठीक है ना, तो सूर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी था। इसका जो वास्तविक नाम था, शेरशाह सूरी का जो प्रारंभिक नाम था, मूल नाम था, वो था इसका क्या? फरीद। क्या नाम था? फरीद नाम था। और ये सासाराम जो बिहार में आया है वहां का क्या था? एक जमींदार था। क्या था? जमींदार। तो सबसे पहले ये जो बहार खां है, इस बहार खां ने इस शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि दी थी। किसको उपाधि दी? शेर खां की उपाधि। ये शेर खां, इसका वास्तविक नाम क्या था? फरीद था। उसको उपाधि किसने दी? बहार खान ने। किसकी उपाधि दी? शेर खां की। इसके बाद में इसको शेरशाह की उपाधि दी जाती है। ये खुद ग्रहण करता है। कब ये ग्रहण करता है? वो हुमायूं से युद्ध लड़ने के बाद में। ठीक है ना, चौसा का युद्ध लड़ने के बाद में। तो शेर खां की उपाधि कौन देता है? बहार खां। ठीक है, ये क्यों देता है इसको शेर खां की उपाधि क्यों देता है? इसको इसलिए इसको शेर खां की उपाधि दी बहार खान ने कि जब एक बार ये क्या हुआ कि इसके पास में कोई हथियार नहीं था, किसी प्रकार का कोई हथियार नहीं था, कि निहत्था था और एक शेर से भिड़ गया, एक शेर से भिड़ गया और शेर से युद्ध होता है और शेर को है वो ये मार देता है। तो इस कारण इसको है वो शेर खां की उपाधि है वो दी जाती है। किसके द्वारा? बहार खां के द्वारा। उसके बाद में 1544 के अंदर शेरशाह और मालदेव के बीच में युद्ध होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है।
शेरशाह सूरी और मालदेव। मालदेव कहाँ का शासक था? जोधपुर का, मारवाड़ का शासक था, ठीक है ना। तो शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में 1544 के अंदर क्या होता है? युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर होता यूं है कि यहाँ पे मालदेव जीत जाता, लेकिन ये शेरशाह सूरी क्या करता? मालदेव के साथ में षड्यंत्र कर देता है, ठीक है ना। तो इसके जो विश्वास पात्र, इसके जो दो विश्वास पात्र होते हैं सेनापति, जिसके नाम थे जैता और कुंपा, ये क्या करता है कि मालदेव और जैता कुंपा के बीच में क्या करता है? एक अंधविश्वास, गलतफहमी पैदा कर देता, दोनों के बीच में क्या करता है? गलतफहमी पैदा कर देता है, और इस कारण मालदेव को जैता कुंपा पर विश्वास नहीं होता है, ठीक है ना। कुछ इसने ऐसा कार्य किया, ऐसा षड्यंत्र रचा कि शेरशाह सूरी क्या करता है? शेरशाह सूरी जैता और कुंपा के पास में ये प्रस्ताव भेजता है। क्या प्रस्ताव भेजता है? कि आप वो हमारे साथ में आ जाओ तो हम आपको जोधपुर का शासक है वो बना देंगे, ठीक है ना। या दूसरी आपको रियासत देंगे, दूसरी आपको जागीरें प्रदान करेंगे, ठीक है। तो दूसरे जो एक और इसका शेरशाह जो मालदेव के साथ में था, वो शेरशाह के पक्ष में था। शेरशाह ने उसको बात बताई और उसने बात बताई मालदेव को, और जब मालदेव कुछ सैनिकों को जैता और कुंपा के पास में भेजता है, उनके जो शिविर था लगाया हुआ उनकी जांच करने के लिए, तो वहां पे बहुत सारी तलवारें मिलती, ठीक है। तो मालदेव को अब है वो पक्का विश्वास हो गया कि जैता और कुंपा किसके पक्ष में हो गए? शेरशाह के। लेकिन जैता कुंपा को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और इस प्रकार मालदेव क्या करता है? वहां से वापस जोधपुर चला जाता है। तो युद्ध कौन लड़ता है? युद्ध लड़ता है इसके अंदर एक तरफ तो शेरशाह सूरी होता है, और दूसरी तरफ इन जो मालदेव के पक्ष से थे जैता और कुंपा, ये दोनों युद्ध लड़ते, और आधी सेना मालदेव साथ में लेकर चला गया था, और इनके पास में केवल 6000 सैनिक थे, और इनके पास में हजारों के सैनिक थे, लगभग 50,000 से ऊपर की सेना थी। तो 50,000 की सेना के सामने जैता और कुंपा एक अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन करते हैं, और 6000 की सेना के साथ में इनके सामने लड़ते हैं, ठीक है ना। मालदेव साथ में नहीं थे, और इस प्रकार से युद्ध लड़ा कि एक बार तो इन शेरशाह सूरी के जो सैनिक थे उनको भागना पड़ा, और बड़ी मुश्किल से ये युद्ध जीता। और मुश्किल से युद्ध जीतने के बाद में, युद्ध जीत कर ये खड़ा रहा, तब इसने एक वाक्य कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ठीक है ना। यदि मालदेव साथ में होता तो ये युद्ध जीत जाते, लेकिन मालदेव साथ में नहीं था, और देव सेनापतियों ने इस प्रकार से युद्ध लड़ा, और वो भी 6000 के सैनिकों के साथ में। तो इस प्रकार इसको आश्चर्य हुआ कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह तक खो देता। ये बात कही थी शेरशाह सूरी के अंदर। तो अंत के अंदर शेरशाह सूरी है वो इस युद्ध के अंदर जीत जाता है। 1544 के अंदर कालिंजर का युद्ध होता है, और उस युद्ध के दौरान बारूद, बाद में बारूदों का प्रयोग शुरू हो गया था इस भारत के अंदर बाबर के साथ में, तो बारूद में विस्फोट हो गया, और विस्फोट से क्या होता है कि 1544 के अंदर शेरशाह सूरी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में शेरशाह सूरी के बाद में इस्लाम शाह शासक बनता है 1553 के अंदर, ठीक है। लेकिन इस्लाम शाह और इस्लाम शाह के बाद में जितने भी शासक थे वो सब क्या थे? अयोग्य थे। ऐसा कोई भी शासक नहीं था जो सूरी वंश को है वो आगे बढ़ाए, ठीक है ना। तो इस प्रकार अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण जो सूर साम्राज्य था, ठीक है ना, उसका क्या हो गया? पतन हो गया, विनाश हो गया। तो हम आगे पढ़ते हैं कि शेरशाह अपने सुधार और निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? अपने सुधार और निर्माण के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। इसने क्या किया? इसने बहुत सारे कार्य किए। सबसे पहले भूमि की माप शुरू की, इसने भूमि की पैमाइश की, भूमि को नापना शुरू किया, और जो लगान था उसको क्या किया? व्यवस्थित किया। जो टैक्स था उसको व्यवस्थित किया। ये पहला कार्य था। दूसरा इसने क्या किया? इसने बहुत सारी सड़कें बनाई। सड़कें तो बहुत सारी बनाई, लेकिन उसमें जो बड़ी बड़ी जो सड़कें थी उसमें वो कितनी बनाई? 4 सड़कें, बड़ी 4 सड़कें बनवाई। तीसरा इसने क्या कार्य किया? अनेक सरायों का निर्माण किया। सरायों का मतलब होता है धर्मशालाएं। जगह जगह लोगों के, जैसे व्यापार करने जाते थे लोग, बीच में वो नाइट में विश्राम करते थे, तो उनके लिए उन्होंने क्या किया? धर्मशाला थी, उनका है वो निर्माण करवाया, ठीक है। उनकी एक सड़क, 4 बड़ी सड़कें थी, उनमें से उनकी एक सड़क थी वो आज भी है, उनका अस्तित्व आज भी है। तो वो कौन सी सड़क थी? उसका नाम था ग्रांड ट्रंक रोड। याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल, और कई बार सवाल इसको एग्जाम में वो पूछा जाता है कि ग्रांड ट्रंक रोड ये किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, ठीक है, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित। और ये कहां से कहां तक थी? बंगाल के सोनार गांव से लेकर पेशावर तक। कहां से कहां तक थी? बंगाल के सोनार गांव से लेकर के पेशावर तक है वो, इतनी लंबी इस ग्रांड ट्रंक रोड को शेरशाह सूरी ने वो बनाया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको नोट करिएगा। उसके बाद में आता है मुद्रा सुधार। कि इसने मुद्रा सुधार, आपको मैं बता दूं कि भारत के अंदर सबसे पहले जो रुपए का प्रचलन किया
भारत के अंदर सबसे पहले रुपए को जारी करने वाला शासक कोई और नहीं था, शेरशाह सूरी ही था। सबसे पहले भारत में जो रुपया जारी किया वो कोई और नहीं, शेरशाह सूरी ने ही जारी किया था। इसने तांबे का 380 ग्रेन का और चांदी का 178 ग्रेन का दाम है का जो रुपया था उसको है वो जारी किया था, ठीक है ना। और इसके बाद में इसने सासाराम बिहार के अंदर एक मकबरा था, सासाराम जो बिहार में स्थित है, वहाँ पे इसका मकबरा है वो स्थित है, वहाँ पे इसको दफनाया गया था, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में, सूर्यवंश के बारे में। सूर्यवंश का एक ही शासक हुआ था, शासक तो बहुत सारे हुए लेकिन प्रभुत्वशाली शासक, शक्तिशाली शासक शेरशाह सूरी ही था। इसके बाद में शासक तो बने लेकिन वो सब क्या थे, अयोग्य थे, उनमें इतनी ताकत इतनी योग्यता नहीं थी कि वे इस सूर साम्राज्य सूर्यवंश को आगे बढ़ा सकें, ठीक है ना। तो ये कुछ अल्पकाल के लिए, कुछ समय के लिए एक मुगल वंश के बीच में ये एक नए वंश का उदय हुआ था और वो था सूर्यवंश, ठीक है। तो हमने पहले पढ़ा किसके बारे में, मुगल काल के बारे में, जिसके अंदर मुगल काल में भारत के अंदर बाबर के बारे में, उसके बाद में हुमायूं, उसके बाद में बीच में पढ़ा हमने सूर्यवंश। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। किसके बारे में, अकबर के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी।